तो आज तारीख है 3 दिसंबर, और 3 दिसंबर के लीडिंग जितने भी अखबार हैं, चाहे द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, दैनिक भास्कर हो गया, उन सभी को आज हम कवर करेंगे, जो कि हमेशा करते हैं। तो आज के अगर द हिंदू के फ्रंट पेज की बात की जाए, तो पहली खबर तो वही आई है जो साउथ अफ्रीका से एक नेशनल आया था इंडिया में, उसमें ओमिक्रॉन का वायरस पा लिया गया है, तो वो इंडिया का फर्स्ट केस भी बन गया है। एक न्यूज़ फ्रंट पेज पे है जो कांग्रेस और पीएमसी में आपस में गुत्थम गुत्था चल रहा है, वो सब है। फिर जो दिल्ली में 4 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिए गए पॉल्यूशन को लेके, वो खबर है। एक केरला ने जो तमिलनाडु से कहा है कि जो मुल्ला पेरियार बांध है उसको खेलने से पहले बता दिया करो, कम से कम मतलब डैम ओपन करने से पहले टाइम बता दिया करो, वरना नीचे बाढ़ आ जाती है, वहां से बहुत लोगों का नुकसान होता है। तो यही सब जो है फ्रंट पेज पे है। तो बेसिकली अगर न्यूज़ में इंपॉर्टेंट बात करें तो केवल यही है कि बेंगलुरु में एक डॉक्टर है और साथ साथ में एक साउथ अफ्रीका का नेशनल आदमी है जो आया हुआ है। बेसिकली उन दोनों में ओमिक्रॉन वायरस पाया गया है। एक अच्छी बात यह है कि उन लोगों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो वो लोग कहीं बाहर ज़्यादा गए नहीं है, तो और किसी में पाए जाने की चांसेस कम है। लेकिन इंडिया के पहले 2 ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं वो ये बन गए हैं। एक नेक्स्ट न्यूज आई है पेज नंबर 10 पे, जो जायकोव डी को लेके आई है। जायकोव डी हम लोग जानते हैं, जायडस कैडिला करके कंपनी है, उसके द्वारा एक वैक्सीन बनाई गई है जायकोव डी, जो बेसिकली कोरोना की वैक्सीन है। उसके 3 डोजेस लगते हैं बेसिकली, और ये जो है वो 12 साल से ऊपर किसी को भी लगाई जा सकती है, मतलब बेसिकली 12 साल के से ऊपर जो बच्चे भी हैं उनको भी लग सकती है। तो इसके लिए केंद्र सरकार ने ये कहा है कि अभी 7 स्टेट्स ऐसी अलग अलग हैं जिनको आइडेंटिफाई किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा, जिनमें जायकोव डी को शुरू किया जाने वाला है जल्दी। और जायकोव डी हम जानते हैं कि फर्स्ट डीएनए बेस्ड वैक्सीन भी है, और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंतर्गत आता है, और जो BIRAC है जो कि डीबीटी के अंतर्गत आता है, बेसिकली जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, उन दोनों ने मिलकर BIRAC और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इन दोनों ने मिलकर जायकोव डी का निर्माण किया है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वही है इंडियन आर्मी के बारे में। हम जानते हैं 15 जनवरी आने वाला है, आर्मी डे भी है उस दिन। तो उस दिन आर्मी की जो यूनिफॉर्म है उसको चेंज किया जाने वाला है। एक नई यूनिफॉर्म बनाई गई है जो ज़्यादा डिजिटल पैटर्न पे बनी हुई है, लाइट वेट है, सुटेबल है, कैमोफ्लाज ज़्यादा अच्छे से कर सकती है, छुपने में आसानी होगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनमें बदली गई हैं। और बेसिकली देखा जाए हम लोग के धीरे धीरे करके आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों की ही बदली जा रही हैं। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने देखा था कि नेवी की यूनिफॉर्म भी बदल दी थी, डिजिटल कैमोफ्लाज पैटर्न की कर दी थी उनकी। तो वैसा ही आर्मी में भी किया जा रहा है। और अगर हम लोग यूनिफॉर्म की बात करें ना, तो हम जानते हैं कि बेसिकली तकरीबन 20,000 रुपये हर एक ऑफिसर को मिलते हैं बेसिक जो यूनिफॉर्म है उसके अलाउंसेस के रूप में। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ आई है, वो आई है एयरपोर्ट को लेके, कि हम देखते हैं एयरपोर्ट पे फेशियल रिकॉग्निशन की बात चल रही थी जो काफ़ी सालों से चल रही है, बट 2020 में कोरोना वगैरह आ गया था, वरना 2021 तक इंप्लीमेंट करनी थी। तो अब ये कहा जा रहा है कि इसको 2022 तक 4 एयरपोर्ट, वाराणसी, कोलकाता, पुणे और जो विजयवाड़ा है, इन 4 एयरपोर्टों पे फेशियल रिकॉग्निशन को इम्पोज कर दिया जाएगा। तो वहाँ पे जो आर्मी वगैरह वाले लगे रहते हैं, जो ये काम करते हैं, उनको वो दूसरे काम करेंगे, सही सी बात है। एक पेज नंबर 11 पे न्यूज आई है WTO को लेके, जो हम जानते हैं टेनिस एसोसिएशन है, वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन। हाल ही में उसने अपने चाइना में होने वाले सारे के सारे इवेंट को कैंसिल कर दिया है। अब वजह क्या रही है, हम देखते हैं पेंग करके एक टेनिस प्लेयर हैं जो कि चाइना से आती हैं। उन्होंने हाल ही में क्या किया था ना, अपने जो ऑफिशियल्स है, कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ लीडर्स हैं, उन पे चार्जेस लगाए थे कि उन्होंने उसको सेक्सुअली एब्यूज किया है। तो उन लीडर का नाम है झेंग गाओली। तो उन पे ये चार्जेस लगाए गए थे पेंग के द्वारा, और जैसे ही ये चार्जेस लगाए गए हैं, अगले ही दिन से उनके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह डाउन कर दिए गए चाइना के द्वारा। उसके बाद में वो गायब हो गई थी, फिर काफ़ी दिनों तक तो दिखी ही नहीं। जब बहुत ज़्यादा शोर मचा के ये कहाँ गई, तो चाइना ने एक वीडियो लॉन्च कर दिया कि हाँ वो किसी बार में बैठी दिखाई जा रही हैं। लेकिन बेसिकली बात यह है कि वो हम भी जानते हैं कि वो वीडियो हो सकता है ज़बरदस्ती बनवाया गया हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो अभी WTA के जो अभी प्रेसिडेंट है मिकी, उन्होंने साफ कहा है कि जितने भी अभी आने वाले जितने भी जो इवेंट थे या जितनी भी वर्ल्ड चैंपियनशिप वगैरह भी थी, उन सबको चाइना से कैंसिल किया जा रहा है, और अब ये किसी दूसरे देश में करवाए जाएंगे बिकॉज ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन। सीधी सी बात है। और इस समय हम जानते हैं WTO की अगर नंबर 1 प्लेयर की बात की जाए महिलाओं में, तो बाल्टी हैं जो नंबर 1 पे हैं। और WTO की बात करें तो WTA 1973 में बना था, पीटर्सबर्ग जो फ्लोरिडा है उसमें उसका हेडक्वार्टर है। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो द हिंदू के पेज नंबर 13 पे आई है आज, वो आई है अंजू के बारे में।
तो वर्ल्ड जो अंजू अंजू बॉबी है, हम लोग जानते हैं कि पहले लॉन्ग जंप खेलती थी, जो केरला से आती हैं, हाल फिलहाल में 44 साल की तकरीबन हो चुकी हैं। उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीता था, एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड जीता था, इंडियन चैंपियनशिप में, नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड जीता था, तो बहुत अच्छा नाम कमाया है उन्होंने लॉन्ग जंप में। तो हाल ही में जो वर्ल्ड एथलेटिक्स है उसके द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है उन्हें। अब बहुत से लोग ये पूछेंगे कि इनको तो 10-12 साल हो गए खेल छोड़े हुए ही, तो इनको वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड कैसे मिल सकता है अंजू बॉबी को? तो वो इसलिए मिला है क्योंकि इन्होंने लॉन्ग जंप के प्रति अपनी लाइफ डेडिकेट की है। और दूसरा, ऐसे काफ़ी सारे बच्चे हैं जो इस स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहते थे, जो आज वर्ल्ड के टॉप 10 एथलीट्स में आते हैं बाय द वे लॉन्ग जंप में। उनको बढ़ाने के लिए, उनको कोचिंग देने में अंजू बॉबी ने बहुत मदद की है। तो इसीलिए वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन के द्वारा वुमेन्स ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जा रहा है अंजू बॉबी को। दैट्स ऑल। आज के अगर इंडियन एक्सप्रेस की बात करें तो फ्रंट पेज पे एक न्यूज आई है स्मार्ट सिटी मिशन को लेकर, कि स्मार्ट सिटी मिशन हम लोग जानते हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन के द्वारा शुरू किया गया था, और जिसमें 100 ऐसी सिटीज है जिनको चुना गया था, जिनमें 2.05 लाख करोड़ रुपए लगाया जाएगा, जिसमें बाय द वे ये 2.05 लाख करोड़ में तकरीबन 45% स्टेट देगी और 55% सेंटर देगी। तो उनमें स्मार्ट मोबिलिटी, स्मार्ट पीपल, स्मार्ट इकोनॉमी, स्मार्ट एनवायरनमेंट, स्मार्ट गवर्नेंस, स्मार्ट लिविंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बहुत सारी चीज़ों पर काम किया जाएगा मतलब बेसिकली। तो ओवरऑल क्वालिटी इन्हेंस की जानी थी उन सिटीज़ की। तो इनके लिए 100 सिटीज़ को आइडेंटिफाई किया गया था, जिनकी, और उनमें से 20 सिटीज़ को आइडेंटिफाई किया गया था कि जिनको 2021 तक स्मार्ट सिटी बनाना है। लेकिन कोरोना आ गया तो उस वजह से अब इस पूरे प्रोजेक्ट को टाल के जून 2023 तक ले जाया गया है। लेकिन सच वाली बात यह है ना, ग्राउंड पे कोई भी अंतर दिखाई नहीं पड़ता अगर स्मार्ट सिटी की भी हम लोग बात करें। अब देखते हैं कि जून 2023 कहा है, अब तब तक क्या होता है इन 20 सिटीज़ में। एक नेक्स्ट न्यूज है जो आई है निजामुद्दीन बस्ती को लेके। तो हाल ही में यूनेस्को के द्वारा 2 अवार्ड दिए गए हैं जो निजामुद्दीन बस्ती है उसको, अपनी जो कंजर्वेशन करने के लिए, जो अर्बन रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं उनको चलाने के बाद भी अपनी जो हेरिटेज है उनको कंजर्व करने के लिए यूनेस्को ने 2 अवार्ड दिए निजामुद्दीन बस्ती को। और बेसिकली वहाँ पे जो हम देखते हैं निजाम बावली है, बस्ती आदि है, इन सबको कंजर्व किया गया है, तो इन्हीं के चलते यूनेस्को ने उसको अवार्ड दिया है। और हम जानते हैं ये पूरी बस्ती की अगर बात करें तो मुगलों के समय ये बस्ती बसाई गई थी और आज तक उसको वैसे का वैसा कंजर्व रखा गया है, बहुत बड़ी बात है। एक नेक्स्ट न्यूज है जो आई है ग्रेटर टिपरा लैंड को लेके। बेसिकली अभी ग्रेटर टिपरा लैंड क्या है अगर इसकी बात करें तो हम जानते हैं कि देखो, एक सेपरेट स्टेट बनाने की बात चल रही है जो कि ट्राइबल बेल्ट से कट के बनेगी, किसमें? त्रिपुरा में। तो त्रिपुरा का जो बेसिकली साउदर्न पार्ट है या ईस्टर्न पार्ट है, उस पूरे एरिया को, सेंट्रल पार्ट में उस पूरे एरिया को काट के एक नया स्टेट बनाने के लिए वहाँ के जो अपोजिशन लीडर हैं, IPFT जो उनकी पार्टी है, जो बीजेपी की एलआई भी है बाय द वे, उनके अपोजिशन लीडर सबके सब कह रहे हैं कि यहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं उनके लिए ग्रेटर ट्रिपला लैंड करके एक अलग से स्टेट बसा दिया जाए। अब देखो, अगर बात की जाए कि एस्पायरेंट स्टेट्स, तो हमारे इंडिया में बहुत सारे एस्पायरेंट स्टेट्स हैं, तकरीबन 17-18 ऐसे स्टेट्स हैं जिनको बनाए जाने की मांगे उठती रहती है समय समय पर। जब से स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन बना था 1956 में, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1956 सॉरी, तो तब से ही अलग अलग स्टेटों की मांग उठती रहती है कि इनको ट्राइबल के बेसिस बनाओ, इनको भाषा के बेसिस बनाओ, इनको कलर के बेसिस बनाओ, इनको संस्कृति के बेसिस बनाओ, ठीक है। अब देखो, एक अलग स्टेट बनने का फायदा होता है, हाँ बिल्कुल होता है। वहाँ की गवर्नेंस अलग हो जाती है, वहाँ के लोकल लोग उस गवर्नेंस में ज़्यादा इंक्लूसिव हो जाते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट में फ़ायदा मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं, इश्यूज भी आते हैं, बजट प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, केंद्र सरकार उतना ज़्यादा बजट नहीं दे पाएगी फिर राज्य सरकारों को, और फिर इलेक्शन इशूज तो हैं ही हैं। तो इसी के चलते इन सब चीज़ों को पीछे ढकेलते चले जाते हैं। बस ग्रेटर ट्रिपल लैंड न्यूज़ में आ गया था, इसलिए हमें ज़रूरी था जानना कि ये क्या है। एक नेक्स्ट न्यूज़ आई है जो चाइना और मालदीव्स के, एक अभी हाल ही में चाइना की एक फर्म है जिसने मालदीव्स के साथ में एक एग्रीमेंट किया है, जो माले बेसिकली चाइना की, वो मालदीव्स की जो कैपिटल है उसके पास में एक हाइब्रिड सोलर डीजल पावर सिस्टम लगाएगी, जो कि माले को और ऑलमोस्ट पूरी मालदीव्स के 60% जो एनर्जी की ज़रूरत है उसको पूरा करेगी। और ये ADB की, एशियन डेवलपमेंट बैंक की सपोर्ट से लगेगा बाय द वे। और
देखो ऐसा ये नहीं है कि ये पहली बार शुरू किया गया है। हम देखते हैं कि ऐसा ही एक प्रोग्राम पहले श्रीलंका में भी शुरू किया जा रहा था, जो कि सीनोसोर के पास में था, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा उसका प्रोटेस्ट हुआ था, तो वो प्रोग्राम पूरा बंद कर दिया गया था। अब ये प्रोग्राम चल पाता है कि नहीं चल पाता है, देखने वाली बात होगी। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो अभी आई है फेसबुक को लेकर। फेसबुक ने 2020-21 में इंडिया से टोटल जितना भी रेवेन्यू वो जनरेट करता है हर साल, उससे 47% ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है बिकॉज ऑफ एड्स। तो ये रेवेन्यू टोटल तकरीबन 9,326 करोड़ हो जाता है। और वहीं अगर हम लोग बात करें ना गूगल और फेसबुक दोनों को मिला के, तो तकरीबन 23,000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू है जो इन दोनों कंपनियों ने जनरेट किया है इंडिया से। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है स्कूल लर्निंग को लेके, कि हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, एडीबी ने, तकरीबन $500 मिलियन का लोन दिया है इंडिया को। और ये किस लिए दिया है कि 1800 जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनकी स्कूल लर्निंग को इन्हेंस करने के लिए, डिजिटलाइज करने के लिए, इन सब के लिए। और ये स्कूल हम देखते हैं असम, गुजरात, झारखंड, तमिलनाडु, उत्तराखंड, इन 5 स्टेट के 1800 स्कूलों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको टेक्नोलॉजिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट किए जाएंगे। अब ये जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है, वरना पता पड़े पैसा ऊपर का ऊपर ही खप जाए। अभी हम लोग अगर एडीबी की बात कर लें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक हम जानते हैं 1966 में बनाई गई थी, और 68 जो कंट्रीज हैं उसके मेंबर्स हैं, और मनीला में इसका हेडक्वार्टर है, और आसाकावा है जो जापान के, वो इसके हेड है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है मिशन ओलंपिक सेल को लेके। तो हम जानते हैं कि देखो एक स्कीम चलती है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, TOPS, टॉप्स स्कीम। तो बेसिकली ये स्कीम इसलिए चलाई गई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ से ओलंपिक में गोल्ड मेडल या मेडल्स जीत सकें। इसके तहत ही एक सेल बनाई गई थी, जिस सेल का नाम है मिशन ओलंपिक सेल, जिसमें अलग अलग स्पोर्ट पर्सनैलिटीज़ को रखा जाता है जो कि गाइडेंस देते हैं जो हमारे जितने भी स्पोर्ट प्लेयर्स हैं उनको। तो अभी हाल ही में 7 स्पोर्ट प्लेयर्स और जोड़ दिए गए हैं मिशन ओलंपिक सेल में। तो बेसिक, और ये पूरा अगर कहा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के अंतर्गत आता है। और वहीं हम लोग टॉप स्कीम की बात करें तो इस समय संदीप प्रधान है जो इसके हेड है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है डिज्नी के चेयरमैन को लेके, कि सूजन है, सूजन को डिज्नी का पहली महिला चेयरमैन बनाया जा रहा है। अभी हम देखते हैं बॉब रीगन है, बाय द वे बॉब रीगन जल्दी हटने वाले हैं, सूजन वहाँ की डिज्नी की पहली महिला चेयरमैन बनने वाली है। डिज्नी की बात करें तो हम जानते हैं डिज्नी ब्रदर्स ने इसको शुरू किया गया था, 1913 में उन्होंने शुरू किया था, और कैलिफोर्निया में डिज्नी का हेडक्वार्टर है बाय द वे। और ESPN की बात कर लें, मार्वल स्टूडियोज की बात कर लें, नेशनल ज्योग्राफिक की बात कर लें, वहीं हम लोग डिज्नी पार्क्स की बात कर लें, फिर डिज्नी मूवीज भी बनाती है डिज्नी के, हर कंट्रीज में हम लोग देखते हैं अलग अलग वेंचर भी हैं, तो ये सब उसके ही पार्ट है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है RBI को लेके, कि RBI ने जो सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं उनको खरीदने के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च कर दिया, जिससे तुम लोग डायरेक्ट गोल्ड खरीद सकोगे। अभी तक क्या होता था ना, RBI गोल्ड, जितने भी सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स हैं उनको बेचने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, जैसे मान लो एग्जांपल जेरोधा हो गया, एग्जांपल ब्लू ट्रेड हो गया, एग्जांपल मान लो एंजल ब्रोकिंग हो गया, ग्रो हो गया, इन सब की सहायता लेता था। अब RBI खुद के पोर्टल के तहत ही इनको बेचा करेगा। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है डैम सेफ्टी बिल को लेके। कल क्या हुआ ना, कल राज्यसभा में डैम सेफ्टी बिल लॉन्च हुआ है। ये बेसिकली क्या है, हमारे जो डैम्स हैं हम देखते हैं 100 साल पुराने हो गए हैं, और पिछले कुछ सालों में तकरीबन 36 डैम डिजास्टर्स हो चुके हैं इंडिया में। तो पुराने हो गए, उनको प्रिजर्व करना जरूरी है, उनको अच्छे तरीके से, अगर उनमें कोई रिसाइकलेबल चीज़ें हैं उनको चेंज करना है तो वो सब करना जरूरी है इनके लिए। अब देखो इंडिया में अगर लार्ज डैम की बात करें, जितने भी डैम 15 मीटर से बड़े होते हैं उनको लार्ज डैम बोला जाता है, और जो 10 से 15 मीटर में होते हैं उनको शॉर्ट डैम बोला जाता है। सिंपल सी बात है। तो 15 मीटर से बड़े डैम हमारे इंडिया में तकरीबन 5,701 डैम है जो 15 मीटर से बड़े हैं। और ज़्यादातर लार्ज डैम की बात की जाए तो कहाँ पे है, नंबर 1 पे महाराष्ट्र है, नंबर 2 पे है मध्य प्रदेश। तो इन स्टेट्स पे और ज़्यादा गौर किया जाएगा। वहीं जो डैम सेफ्टी बिल बेसिकली इसलिए आया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर एक फंड जमा करेगी, एक अलग से कमेटी बनाई जाएगी जो सर्वेक्षण करेगी कि कौन कौन से डैम है जो जर्जर हो रहे हैं। उन फिर डैमों को चयनित किया जाएगा और उनमें फिर डैम्स की सेफ्टी की जाएगी, डैम्स को रीजेनरेट किया जाएगा, बेसिकली प्रिजर्व किया जाएगा। और वहीं हम लोग बात करें ना, जब भी बात आती है डैम की, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और उठता है, डैम तो हम जानते हैं कि स्टेट की सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है, तो इस पर केंद्र सरकार ने लॉ कैसे बना दिया। बेसिकली स्टेट्स अगर 50% से ज़्यादा स्टेट्स लिख के दे देती हैं कि हाँ इस पे लॉ बनना है, और राज्य सरकार और राज्यसभा भी उस पर मंजूरी दे देती है बाय द वे, तो राज्यसभा से
किसी भी स्टेट सब्जेक्ट पर भी केंद्र द्वारा लॉ बनाया जा सकता है। तो ये डैम सेफ्टी बिल इसी के अंतर्गत आ रहा है। और बाय द वे, अगर फार्मिंग की बात करें, कैनाल्स की बात करें, वाटर सीवेज की बात करें, इरिगेशन की बात करें, ये सब हम जानते हैं कि आर्टिकल नंबर 252 के अंतर्गत पार्लियामेंट के अधिकार क्षेत्र से बाहर आता है, ये स्टेट के अंतर्गत आता है। आर्टिकल नंबर 252 बाय द वे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। एक नेक्स्ट न्यूज है, वो आई है असिस्टेड रिप्रोडक्शन टैग बिल को लेकर। अब ये असिस्टेड रिप्रोडक्शन टैग क्या होता है? ART बेसिकली देखो, किसी भी महिला का एग लेना और फिर पुरुष के स्पर्म को बाहर निकाल के उनको मिला देना और एम्ब्रियो बना के फिर महिला के अंदर डाल देना और फिर उससे बच्चा पैदा करवाना, इसको बोलते हैं ART टेक्निक। अब देखो, इसके लिए बिल क्यों लाया गया? इंडिया में ART तो पहले से ही चल रही है ना, हम लोग देखते हैं IVR वगैरह यूज किए जाते हैं, जिसको लेमन भाषा में अगर ART या IVR को बोले तो हम लोग क्या बोलते हैं, बेबी बोलते हैं ना, वो जिसमें डबल बेबीज ज्यादा होते हैं, IVR बेबीज बोले जाते हैं बेसिकली, तो टेस्ट ट्यूब बेबी। तो ये अभी तक क्या था ना कि टेस्ट ट्यूब बेबी किसी भी तरीके से रेगुलेट नहीं थे। अभी क्या हुआ है कि इनको रेगुलेट करने के लिए ये बिल लाया गया है कि कोई भी महिला जो 23 से 35 साल के बीच में हो और कोई भी पुरुष जो 21 से 55 साल के बीच में हो, उन्हीं के स्पर्म और उन्हीं के एग को यूज किया जाएगा जब भी तुम्हें ART करना है बेसिकली। और इन पूरे चीजों को करने से पहले जो भी इंस्टीट्यूशन या जो भी क्लिनिक या जो भी हॉस्पिटल इस चीज को कर रहे होंगे ATR को, उन्हें नेशनल रजिस्ट्री फॉर बैंक्स एंड क्लिनिकल ऑफ इंडिया के अंतर्गत रजिस्टर्ड होना पड़ेगा और उन्हें ये पूरा डाटा देना पड़ेगा कि उन्होंने साल में कितने ATR या IVRs किए हैं। तो ये पहले रेगुलेट नहीं था, अब कंपैरेटिवली ज्यादा रेगुलेट हो जाएगा। एक नेक्स्ट न्यूज आई है, वो आई है अभी CBI को लेकर। देखो बेसिकली क्या है ना, CBI अभी चला गया है सुप्रीम कोर्ट। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हम लोग जानते हैं, साइबर ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्राइम ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सॉरी। तो वो CBI अभी चला गया सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि CBI जब जांच होती है, जैसे मान लो हम किसी भी राज्य में CBI जांच करने जा रही है, तो उस राज्य की सहमति पहले बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। लेकिन कई राज्य क्या करते हैं, CBI को सहमति ही नहीं देते, जिस वजह से वो वहाँ पे जांच पड़ताल ही नहीं कर पाती है। ये इन्वेस्टिगेशन में इस वजह से और देरी होती है और लटकी रह जाती है इन्वेस्टिगेशन CBI की। तो इन्हीं के चलते वो चली गई है सुप्रीम कोर्ट के। अभी तकरीबन 8 राज्य ऐसे हैं जो परमिशन नहीं दे रहे हैं, उनसे परमिशन दिलाई जाए, क्योंकि CBI जांच वहाँ पे जरूरी है। और ज़्यादातर हम जानते हैं कि सेंटर गवर्नमेंट की जहाँ पे सरकार नहीं होती वहीं पे ऐसा होता है। अब CBI की बात करें ना, CBI 1961 में बनाई गई थी। बाय द वे हाँ, CBI को लेके एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि CBI एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, लोग सोचते हैं। CBI एक इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है। CBI डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंतर्गत आती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवियंसेस एंड पेंशन के अंतर्गत आता है। और अगर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक एंड ग्रेवियंसेस एंड पेंशन की बात करें तो इसके हेड होते हैं हमेशा प्रधानमंत्री। तो बेसिकली कहा जाए CBI हमेशा सीधे के सीधे प्रधानमंत्री के अंतर्गत आती है। और हम जानते हैं दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट था जो 1946 आया था, उसको ही बाद में उसको ही लेके आगे जाके केस चला था। फिर जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, उसकी भी जितनी भी असिस्टेंस है वो CBI को देने की बात कर दी गई थी। तो CBI बहुत सारे काम करती है हमारे यहाँ। और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन तो भाई कुछ काम नहीं करता, सीधी सी बात है, उसके सारे के सारे काम CBI ही करती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था। तो दैट्स ऑल। अगर आज की न्यूज़ की बात करें तो वो तो यही है। और यहाँ से हमारे शुरू होते हैं एडिटोरियल। तो देखो, एक एडिटोरियल आया है, बहुत अच्छा एडिटोरियल है। ये आया है ग्रीन रिवॉल्यूशन और व्हाइट रिवॉल्यूशन को कंपेयर करते हुए और कैसे वो दोनों बदले हैं उसको लेके। देखो, हम जानते हैं इंडिया में वर्गीज कुरियन थे जो दुग्ध क्रांति कह लें या व्हाइट रिवॉल्यूशन कह लें, उसके प्रणेता माने जाते हैं। और हम देखते हैं उसी टाइम पे अभी 26 नवंबर हुआ था, 26 नवंबर को उनका बर्थ एनिवर्सरी भी थी। हम देखते हैं व्हाइट रिवॉल्यूशन के 100 साल हो गए थे, अमूल के बेसिकली 100 साल हो गए थे। और 26 नवंबर को ही हमारे किसान रिवॉल्यूशन दूसरी तरफ चल रहा था, किसान लोग जो रिवॉल्ट कर रहे थे, उसको 1 साल हो गए थे। तो ये अंतर कि ग्रीन रिवॉल्यूशन व्हाइट रिवॉल्यूशन ऑलमोस्ट सेम टाइम पे आया और ऐसी हालत चल रही है दोनों की, ये कैसे हुआ, कहाँ कमी रह गई और क्या करना चाहिए, ये पूरा दिया हुआ है इस एडिटोरियल में। अब देखो, हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करें, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया किस लिए था? आउटपुट बढ़ाने के लिए,
हमें बफर करना था, हमें स्टोर करना था, बहुत ज़्यादा फसलें और ज़्यादा उगानी थी क्योंकि हमारे देश में भुखमरी थी। तो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करने के लिए, बफर स्टॉक्स बनाने के लिए, पीडीएस बेसिकली पीडीएस बांटने के लिए कि लोगों को सस्ता अनाज दिया जाए जिससे लोग भूखे ना मरे। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया, बीज का इस्तेमाल किया, सब्सिडी का इस्तेमाल किया, लोन्स का इस्तेमाल किया। किसानों को लोन चाहिए बांटो, सब्सिडी चाहिए दो, बीज चाहिए ये लो, ट्रैक्टर चाहिए ये लो, मोटर चाहिए ये लो, पानी की मोटर ले लो, ट्यूबवेल चाहिए ये लो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ये लो। ये करते 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 हम लोगों ने काफी चीजों का गौर नहीं किया। अब यहां पे तुम क्या कर रहे होते, किसानों को एक इंडिविजुअल एंटिटी के रूप में इस्टेब्लिश करते जा रहे थे। वहीं अगर हम व्हाइट रिवॉल्यूशन में देखते हैं तो जो छोटे किसान थे, हम लोगों ने वहां पे फोकस क्या था ग्रीन रिवॉल्यूशन में, कि हमें पैदावार बढ़ानी थी। और व्हाइट रिवॉल्यूशन में क्या था, किसानों की आय बढ़ानी थी। इसीलिए हम लोगों ने कलेक्टिव पावर की बात की, हम लोगों ने सोशियो इकोनॉमिक इंटरप्राइजेस की बात की, जहां पे सारे किसान आते थे एक साथ में एक जगह अपना दूध इकट्ठा करते थे। फिर ऑटोमेटिकली जहां पे ज्यादा दूध होगा वहां टेक्नोलॉजी आई जाएंगी, वहां पे दूसरे फैक्ट्रियां वगैरह आई जाएंगी। और किसानों ने खुद की भी एक अमूल फैक्ट्री बना ली थी। टेक्नोलॉजी और पैसा बाद में आया है, पहले किसानों को जोड़ा गया है। एक कलेक्टिव पावर के रूप में सोशियो इकोनॉमिक इंटरप्राइजेस बनाए गए हैं। और जो हम बात करना, एक सफल कॉरपोरेट स्टेट के रूप में स्थापित करने की बात कोशिश की गई है किसमें, व्हाइट रिवॉल्यूशन में, जो कि हम देखते हैं काफी सफल भी रहा है। आज हम देखते हैं कि किसान जो बिल्कुल दूध और इन सब की पैदावार पे जिनके फार्म से बड़े बड़े, वो परेशान नहीं है, लेकिन वही ग्रीन रिवॉल्यूशन वाले परेशान है। अब ऐसा क्यों है, इन सब चीजों पे देख लेना। देखो, ग्रीन रिवॉल्यूशन हम लोगों ने साइंटिफिक तरीके से करने को तैयार किया, जिसका हम देख चुके हैं पहले से ही मुख्य लक्ष्य ये नहीं था कि किसानों की आय बढ़ानी है। उसका मुख्य लक्ष्य ये था कि हमें अपने देश में पैदावार बढ़ानी है। और जैसे ही तुम्हारे देश में पैदावार बढ़ाने वाली बात आती है ना, तुम खेतों को एक फैक्ट्री के रूप में देखने लगते हो। अब तुम क्या करोगे, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, इनमें हम लोगों ने क्या किया, दो ग्रीन रिवॉल्यूशन के तहत ट्रैक्टर लो, टेक्नोलॉजी लो, बीज लो, सब्सिडी लो, लोन लो, पैदावार बढ़ाने पे पूरा जोर दिया। हम बात करते ना केमिकल फर्टिलाइजर्स अगर यूज करने हैं, जितना खूब बांटे गए केमिकल फर्टिलाइजर्स एक टाइम पे, क्योंकि हमें उस समय पैदावार बढ़ानी जरूरी थी, क्योंकि देश में भूखमरी भी थी, वो सही था। अब देखो, लार्ज फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज बनाई गई, एक जैसी फसलों को बढ़ावा दिया गया। तुम देखते हो आज हम लोग बात करते हैं कि हमारे यहाँ डाइवर्जन नहीं है फसलों में। जो नॉन इसेंशियल फसलें थी, मोटे अनाज वगैरह थे, उनको हटाई दिया गया। जैसे पंजाब में एक समय पे मोटे अनाज वगैरह होते थे, उनको बाईपास ही कर दिया गया। हम लोग ज्यादातर किस पे फोकस कर दिया, गेहूं पे लो, जौ पे लो, और ज्यादा किस पे, चावल पे लो। गेहूं चावल गेहूं चावल गेहूं चावल करते करते आज ये हालत हो गई है कि इंडिया में 308 मिलियन टोटल अनाज उगाया गया इस साल, 308 मिलियन टन, जिसमें से 220 मिलियन टन केवल और केवल दो फसलें हैं, गेहूं और चावल। और ये पता क्यों किया गया, ये बेसिकली किया ही इसलिए गया कि इजी चीजें सस्ती हो जाती हैं। क्योंकि अगर हमें कहीं पे फर्टिलाइजर बांटना है, वहां पे 50 प्रकार की फसलें उगाई जा रही हैं, तो अलग अलग प्रकार के बीज, अलग अलग प्रकार के फर्टिलाइजर, ये वो तुम्हें देना पड़ेगा, वो सरकार के लिए और ज्यादा महंगा पड़ता। हमें उत्पादन बढ़ानी थी उस समय, तो हम लोगों ने जितनी भी डाइवर्सिटी थी उनको बाईपास ही कर दिया। लेकिन वो बाईपास करते करते हम लोगों ने इतना उत्पादन बढ़ाया, आज हम लोग गेहूं चावल इतना उगाते हैं कि हमारे लोगों का पेट तो भर ही जाता है, हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और इसका रिपरकशन क्या हुआ, इसका रिपरकशन ये हुआ कि हमारे यहाँ से डाइवर्सिटी हो गई खत्म। और आज सरकार के ऊपर सब्सिडी का बोझ इतना बढ़ गया है कि सरकार उससे दबी जा रही है। हम देखते हैं हमारी FCI है, फूड काउंसिल ऑफ इंडिया, वो तकरीबन 8 लाख करोड़ के कर्जे में हर साल दब जाती है। 8 लाख करोड़ का कर्जा हर साल बढ़ता है उस पर। अब हम अगर बात करें ना कि जब खेत फैक्ट्री बन जाते हैं, अब सोचना हमने पूरा फोकस किस पे किया, ज्यादा से ज्यादा फसल उगाने पे। फसल तुमने अच्छी उगाई, देश का पेट भर गया, बट खेतों को तुमने फैक्ट्री बना दिया। और फैक्ट्री में क्या किया जाता है, फैक्ट्री में मजदूर की लागत कम की जाती है, कम से कम। उस चक्कर में तुम टेक्नोलॉजी लेके आते हो, उसी हिसाब से तुम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करते हो। ट्रैक्टर्स वगैरह आए, एक खेत जिसमें 3 किसान या 4 किसान काम करते थे, आज एक किसान पूरा खेत जोत देता है। कटाई की मशीनें आ गई, एक मशीन पूरे खेत को काट देती है।
उन लोगों की जॉब चली गई। और इसीलिए हम आजकल फार्मिंग में प्रचंड बेरोजगारी देखते हैं कि जो काम एक आदमी कर सकता है उसको 4 लोग कर रहे हैं, और किसी को भी अपने काम का जो फायदा होना चाहिए, जो रुपए मिलने चाहिए, वो किसी को नहीं मिल रहे हैं। अब देखो, हम लोगों ने केवल आउटपुट पर ध्यान दिया, बड़े किसानों पर ध्यान दिया, क्योंकि छोटे किसान, सीधी सी बात है, छोटे किसान टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, तो हम लोगों ने केवल बड़े किसानों पर ध्यान दिया। हम लोगों ने जो मशीन नहीं लगा सकते थे उन पर ध्यान ही नहीं दिया, बहुफसलीकरण को खत्म ही कर दिया। उस समय पे ये हमारी आवश्यकता थी, बट आज हमारी ये आवश्यकता नहीं है। आज हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन की जगह कोई अन्य रिवॉल्यूशन लाने की जरूरत है, और प्रोडक्टिविटी को हर एक छोटे किसान तक पहुंचाने की जरूरत है, उनकी आय बढ़ाने की जरूरत है। अब यही हम देखते हैं इधर साइड क्या हुआ व्हाइट रिवॉल्यूशन में। वर्गज कुरियन ने इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद बनाया, इरमा हम लोग देखते हैं हमारे देश में चलता है, जिसने बाद में जाके अमूल वगैरह की स्थापना की थी। हम लोगों ने मैनेजर्स बनाए जो ग्रामीण लेवल पर वेल बीइंग के लिए समझते थे। हम लोगों ने इंक्लूसिव गवर्नेंस की बात की, और लोगों को एक कलेक्टिव सोशियो इकोनॉमिक सोसाइटीज में जोड़ा, अगर व्हाइट रिवॉल्यूशन की बात करते हैं। अब आज की अगर बात की जाए ना, यही सब करना जरूरी है कि दूसरे किसानों के लिए भी हमें इंक्लूसिव इक्विटी इन गवर्नेंस की जरूरत है। सबका साथ सबका विकास की बातें तो बहुत होती हैं, बट होता नहीं है, वो करने की जरूरत है। हमें बिजनेस के साथ सोशल साइड को भी देखना होगा। हमें किसानों की केवल उत्पादकता नहीं देखनी है, हमें ये भी देखना है कि क्या ग्राउंड लेवल पे किसान को उसकी फसल का, उपज का जो मूल्य है वो मिल पा रहा है। क्या वो जो 4 किसान है वो लोग लगे हुए हैं, क्या वो सच में लगने लायक भी है, मतलब कि जरूरत भी है उनकी उस खेत में, इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो चुकी है, क्या उनकी जरूरत भी है। हमें जो हम बात करते हैं ना, स्थानीय समाधान चाहिए, ग्लोबल नहीं, या बाहर से लाए हुए समाधान नहीं। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहे, इरिगेशन, पेस्टिसाइड्स तुम बाहर से लाओ, तुमने पंजाब में दे नहरें बना दी, तुमने पंजाब का जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन था वो खत्म ही कर दिया। पंजाब के लोग आजकल चावल उगा रहे हैं जिसके लिए वहां की जमीन ही नहीं बनी है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन तब खत्म होता है जब तुम बाहर के जो समाधान है उनको अपने यहाँ इंप्लीमेंट करने लगते हो। हमें वहां के हिसाब से वहीं के समाधान लाने की जरूरत है। हमें डाइवर्सिटी को फिर से पैदा करने की जरूरत है। हमें विज्ञान ऐसा पैदा करने की जरूरत है जिनमें लोग पार्टिसिपेट कर सकें। ऐसा अतरंगी विज्ञान लेके आओगे जो वहां के किसानों के लिए अफोर्डेबल ही नहीं है, तो वो इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? सीधी सी बात है। हमें और बाय द वे ड्रास्टिक रिवॉल्यूशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि अचानक लाया रिवॉल्यूशन अपने साथ में कई खामियां भी लेके आता है। हमें धीरे धीरे रिवॉल्व करना है जिससे हम इन पूरी चीजों को बदल सकें। और भाई कहा जाता ना कि लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों के विकास की संस्थानों को स्थापित करना है। तो दैट्स ऑल। इस एडिटोरियल में तो यही था। एक लास्ट एडिटोरियल आया है आज का, जो आया है एनसीआर के पॉल्यूशन को लेकर। अभी हुआ क्या, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने काफी सुना दिया है केंद्र सरकार को। पिछले साल हम देखते हैं 2 बार ऑर्डिनेंस जारी हुआ था, कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट बनाया गया था, CAQM। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये क्या है, ये पिछले 2 साल से क्या कर रहा है, जब यहाँ पे पॉल्यूशन की बात आती है तो दम ही निकल जाती है दिल्ली की। अब देखो दिल्ली में पॉल्यूशन क्यों है, यहाँ पे जो एडिटोरियल ये लिखा गया है इसमें दिल्ली को बीजिंग से कंपेयर करते हुए लिखा है, क्योंकि हाल ही में जो हम देखते हैं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम है, उसने भी पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए बीजिंग का जो सिस्टम है उसको दिल्ली में इंप्लीमेंट करने की सलाह दी है, किससे? भारत सरकार को। हम लोगों ने अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के चलते सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया, हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन कंट्रोल पे ध्यान नहीं दिया, हम लोगों ने ट्रैफिक पे ध्यान नहीं दिया। आज बीजिंग से 3 गुना ज्यादा गाड़ियां हैं दिल्ली में, 2 गुना ज्यादा गाड़ियां हैं दिल्ली में, और वो गाड़ियां और अर्बन मैनेजमेंट, सीधी बात है, हम लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, हम लोगों ने केवल अर्बनाइजेशन पे ध्यान दिया। आज तुम्हारे देखते हो दिल्ली में कंस्ट्रक्शन वर्क चले जा रहे हैं, तनातन चले जा रहे हैं, इतना पॉल्यूशन है दिल्ली में। 4 दिन के लिए अभी स्कूल बंद हुए, 2 हफ्ते के लिए पहले बंद हुए थे पॉल्यूशन की वजह से, फिर भी चले जा रहे हैं। हमें आज बीजिंग मॉडल अपनाने की जरूरत है, ये बात लिखी हुई है साइड में, क्योंकि आज से 10 साल पहले हम देखते हैं बीजिंग और दिल्ली ऑलमोस्ट सेम पॉल्यूशन लेवल पे थे। बीजिंग आज पीछे चला गया है, दिल्ली आगे ही क्यों बढ़ता जा रहा है? सिस्टमैटिक प्लानिंग की जरूरत है, मॉनिटरिंग कैपेसिटी की जरूरत है, लोकल स्टैंडर्ड्स को तैयार करने की जरूरत है। आज हमें ऐसे कानून बनाने की जरूरत है और लोगों में पब्लिक अवेयरनेस लाने की जरूरत है। ये काम किए हैं बीजिंग ने, जिस वजह से वो आज पीछे है पॉल्यूशन में। हम बात करते हैं ना अर्ली वार्निंग, जैसे कोई डिजास्टर आने वाला होता है, हम समझते हैं कि जैसे अर्ली वार्निंग उस चीज को रोक सकती है। देखो
बेसिकली अक्टूबर नवंबर के टाइम पे जो कंकरेंट करंट होता है, जिनको संवहनीय धारा बोल लो या कुछ भी बोल लो, उस वजह से दिल्ली की हवा ज़्यादा बहती नहीं है, वो रुक जाती है। टेम्परेचर डिप भी होता है और दिवाली भी आती है, पराली भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कंस्ट्रक्शन वहाँ पे साइड चल ही रहे हैं। इन वजह से दिल्ली में पॉल्यूशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसको लेके एक अर्ली वार्निंग करने की जरूरत है। लोगों को पहले से बता दिया जाए कि कंकरेंट करंट्स अब रुकने वाले हैं, ऐसा है, दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ने वाला है कुछ दिनों के लिए, तो लोग उसके लिए पहले से तैयार होंगे, वेल प्लान्ड होंगे। ऐसा नहीं है कि एक दिन तुम उठे, तुमने कह दिया आज से कंस्ट्रक्शन सब बंद, आज से स्कूल बंद, आज से ये बंद। ये कोई तरीका नहीं होता। और वहीं हम देखते हैं आधा आधा काम नहीं करना है। बुजुर्ग लोगों को कोई कुछ नहीं कहा गया, बुजुर्ग लोग सुबह दिल्ली में निकल के टहल रहे हैं, और दूसरी तरफ तुम लोगों ने बच्चों के स्कूल बंद कर दिए। क्या बुजुर्ग वल्नरेबल सेक्शन में नहीं आते क्या? उनकी तरफ ध्यान ही नहीं है। ये सीन। अब बुजुर्गों को क्यों नहीं रोक सकते? बुजुर्ग वोट बैंक है ना, बच्चे वोट नहीं दे रहे हैं, बच्चों के साथ कुछ भी कर लो, बुजुर्ग अभी कुछ कहने लगेंगे, वो सीन है ना। उनके प्रति जवाबदेही बन जाएगी। बच्चे जवाब थोड़े मांगने आ रहे हैं। इसके लिए भी दिल्ली सरकार को काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि उन्होंने अर्ली वार्निंग सिस्टम कुछ बना के नहीं रखा। पॉल्यूटिंग यूनिट्स जो होती हैं, जैसे हम देखते हैं बीजिंग से ज्यादा, वही गाड़ियों की जैसे बात की कि बीजिंग से 2 गुना ज्यादा गाड़ियां हैं दिल्ली में। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सही करना है, ठीक है, जो कि अभी नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तुम अगर सही कर देते हो तो लोग अपने इंडिविजुअल व्हीकल्स में ऑटोमेटिकली चलना कम कर देते हैं। आज चाइना में 72% लोग हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही केवल चलते हैं, और वहीं दिल्ली में हम देखते हैं जो 10% लोग हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलते हैं। कितना बड़ा अंतर है। इस अंतर को कम करना होगा। हमें अपनी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को अच्छी करनी होगी। हमें अपने शहरों के इंफ्रा को ऐसा बनाना होगा। 2000 जैसे चाइना की एग्जांपल ले ले कि 2022 तक केवल बीजिंग में ही 48 लाख चार्जिंग स्टेशन लगाने की बात की गई है। अभी दिल्ली में निकल जाओ, 48 चार्जिंग स्टेशन नहीं मिलेंगे, और तुम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की सोच भी कैसे सकते हो। हमें नए अल्टरनेटिव पे भी सोचने की जरूरत है, और उन हिसाब से इंफ्रा डेवलपमेंट करने की जरूरत है, जिस वजह से पॉल्यूटिंग यूनिट्स दिल्ली में कम की जा सके। जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, जो दिल्ली में इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो पॉल्यूशन कर रही हैं, उन पे टैक्सेशन बढ़ाने की जरूरत है, और जो नहीं कर रही हैं उनको इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है, जिससे वो लोग भी अपना पॉल्यूशन कम करें और इंसेंटिवाइज उनको भी किया जाए। हमें प्रिपेयर रहने की जरूरत है। कहा जाता है ना कि आपदा आती है उससे पहले प्रिपेयर हो, आपदा के समय तैयार रहो, और आपदा जाने के बाद लगातार उसकी मॉनिटरिंग करते रहो। ये एक तरीका होता है किसी भी आपदा से बचने का। आज दिल्ली के लिए पॉल्यूशन एक आपदा बन गया है, क्योंकि अगर सिंपल सी बात भी की जाए ना, तो दिल्ली में जिस हिसाब से पॉल्यूशन है वो लोगों की एज 10-10 साल, 5-5 साल, 6-6 साल घटा दे रहा है। और आने वाले समय में तुम देखोगे दिल्ली में रहने वालों की डिजीजेस और ज्यादा बढ़ने लगेंगी कंपेरेटिवली बिकॉज ऑफ द एयर पॉल्यूशन, क्योंकि दिल्ली का AQI 250-300 के नीचे तो कभी नहीं जाता साल में। प्रॉब्लम ये है। तो दैट्स ऑल। अगर आज की बात की जाए 3 दिसंबर की, तो यही करंट था जो हमारे एग्जाम में जानने के लिए जरूरी था। दैट्स ऑल।